हिंगोली लोकसभेचे काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष वानखेडे यांच्या प्रचारासाठी राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी उमरखेड येथे प्रचार सभा घेतली। यावेळी राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून धन्यवाद देऊन सांगितले की सरकारने खोटे सांगितले होते की कागदपत्रे चोरी झाले। रक्षा मंत्रालयात 70 वर्षात एकही कागदपत्र चोरी झाला नाही, हे चोरी लपवण्याचा प्रयत्न होता। 370 कलमावर आझाद म्हणाले की भाजपला जम्मू काश्मीर समजले नाही। या निवडणुकीत भाजप हरणार असून देशात भाजपमुक्त सरकार मोठ्या फरकाने विजयी होईल असा विश्वास व्यक्त केला। आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत, गुलाम नबी आझाद यांचे संपूर्ण भाषण। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत, वो सरदार पटेल जी का भारत, मौलाना आजाद का भारत, बाबा साहब अम्बेडकर का भारत, वो वाईबी चौहान साहब का भारत, वो नायक साहब, बड़े नायक साहब का भारत। तब उस भारत में शांति थी। तब जहां उस भारत में मुसलमान का अगर कांटा चुभ जाता था तो पीड़ा दुख हिंदू को होता था। उस भारत में कश्मीर का मुसलमान वाशम से, उमरखेड़ से, हिंदू भोले कॉन्स्टिट्यूंसी से, हिंदू बहुमत कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के पार्लियामेंट में जाता। उस कश्मीरी मुसलमान का प्रचार यहां का मराठा करता था। उस कश्मीरी मुसलमान का प्रचार यहां का बैकवर्ड करता था, बंजारा करता था, ट्राइबल जंगल में रहने वाला करता था, क्योंकि वो एक समझता था। उसकी ये मालूम नहीं था हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, कश्मीर क्या है, कन्याकुमारी क्या है, महाराष्ट्र क्या है। वो भारत को एक समझता था, वो इंसान को इंसान समझता था। हमारे पुराने भारत में इंसान सांप से डरता था। मोदी जी के भारत में सांप से इंसान नहीं डरता है, इंसान इंसान से डरता है। इतना फर्क आ गया। और जिस भारत में, जिस देश में इंसान सांप से न डरे और आदमी आदमी से डरे, तो उसका मतलब है उस देश में कुछ गड़बड़ हो गया, उस देश में कुछ खराबी आ गई। तो खराबी लाने वाला आप नहीं है, मैं नहीं है, वानखेड़े जी ने है, वो ऊपर बैठे वाला प्रधानमंत्री। आज तक हमने आजादी के पहले लीडर भी देखे थे। ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए सब फ्रीडम फाइटर्स, कुछ इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, कुछ महाराष्ट्र लेवल के। तब उन्होंने भारत को स्वतंत्र किया था सबको मिला के, कि तेरा भी उतना ही देश है, ये मेरा भी उतना ही देश है। इस जमीन पे तुम्हारा भी उतना ही हक है जो जमीन पे मेरा है। तुम भी इसी मां के पैदा हुए हैं, मैं भी इसी का मां का पैदा हुआ। इसमें छोटा किसी का हक नहीं, इसमें कम किसी का हक नहीं है, इसमें ज्यादा किसी का हक नहीं। लेकिन आज मोदी जी जिस नए भारत की बात करता है, आज उसमें लिंचिंग होती है धर्म के लोगों के साथ। आज एक समुदाय दलित के साथ पीटमार होती है, आज जाति के नाम पे मारा जाता है, और आज तिगड़म से इलेक्शन जीते जाते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था दो चीजें, क्योंकि बहुत सुरा का निकला है, तो दो चीजें। इलेक्शन कमीशन भी, जैसे हमारे वानखेड़े साहब देर से जागे लेकिन जाग गए, इलेक्शन कमीशन भी कम से कम बड़ी देर से जागा तो जाग गया, वरना वो भी सोया था। कई शिकायतें हम सरकार के खिलाफ करते हैं लेकिन कोई नहीं, लेकिन आज जाग गया। मोदी साहब ने एक फिल्म बनवाई अपने ऊपर और उसको इलेक्शन के बीच में रिलीज कराया। इसको नौटंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, क्या बोलते हैं? तमाशा। अरे इलेक्शन के बीच में आपको, सब हमारे संविधान में है, सरकार का प्रचार हो नहीं सकता, किसी चीज का प्रचार नहीं हो सकता, विपक्ष और सरकार के बराबर उपलब्धि देनी है,
सरकार कैसे बनाए एक फिल्म प्रधानमंत्री पर और सिर्फ अपने प्रधानमंत्री के बारे में 24 घंटे वो उस फिल्म में हो और दूसरों को गालियां देते और वो फिल्म पूरे 3 महीने चले। तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर रोक लगा दी। बहुत बधाई देता हूं इलेक्शन कमीशन को, बड़ी देर के बाद जागे लेकिन जाग गए। और इलेक्शन कमीशन से निवेदन करता हूं, भगवान के लिए 40 दिन जागते ही रहिए। ये एक दिन थोड़ी झपक ली और फिर सो गए तो कोई फायदा नहीं। और बधाई देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। मैं थोड़े मुद्दे से हट गया क्योंकि आज की खबर है, तो आज की खबर के बाद मैं पहली मीटिंग कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज फैसला किया, बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया। राहुल गांधी जी बेचारे अकेले 2 साल से चिल्ला रहे थे। पहले आदमी थे जो चिल्ला रहे थे और ठीक चिल्ला रहे थे, और जब तक उसने चोर को उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचाया तब तक उन्होंने सांस नहीं लिया, तब तक पीछे किया। वो कह रहे थे कि जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, जिस मंत्रिमंडल में भी था, जो सौदा हमने फ्रांस के साथ किया, लड़ाकू जहाज खरीदने का, 126 लड़ाकू जहाज खरीदने का हमने फैसला किया, निर्णय लिया। और सरकार निर्णय नहीं लेती, मंत्री निर्णय नहीं लेता, सरकार केवल इतना फैसला करता है कि हमको लड़ाई को जहाज लेने। फिर एक कमेटी बनती है डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों की, एयरफोर्स के लोगों की, वो देखते हैं कि कौन सा जहाज अच्छा है, क्या कीमत। तो हमारी सरकार के वक्त ये 126 जहाज की, लड़ाकू जहाज की, चढ़ने वाले जहाज की नहीं, जो मिसाइल फेंकते हैं, जो दूसरे दुश्मन को जहाज को उड़ा देते हैं, उस जहाज की कीमत थी हमने 526 करोड़। ये तय हो गया। और हमारा जो एयर फोर्स का फैक्ट्री है जहां जहाज बनते हैं, उसको ठेके दिया था कि बाद में उसके ठीक वगैरह करने के पुर्जे, जैसे हमारी गाड़ी ठीक हो जाती है तो पुरानी, उसके बाद इंजन थोड़ा करता है ना ठीक। मोदी साहब इतने बीच में 6 महीनों में आ गए। मोदी साहब खुद विदेश चले गए और अंबानी को साथ अपने जहाज में ले, और वहां ये जहाज जो हमने 526 करोड़ में खरीदा था, वही जहाज उन्होंने 1670 करोड़ में खरीदा, एक जहाज। तो कितने 1100 कुछ करोड़ एक ज्यादा। और आप अंदाजा करिए कि 126 में हो गए तो कितने लाख करोड़ वो ज्यादा। वो कहां गया? बीजेपी के। जो ईमानदार ज्यादा चिल्लाता होता है, वो बेईमान ही ज्यादा चिल्लाता है कि मैं ईमानदार। ईमानदार को चिल्लाने की जरूरत नहीं, वो लोगों को सबको मालूम है, लेकिन बेईमान ज्यादा चिल्लाता है कि ताकि उसके पाप धुल जाए। मैं हमेशा कहता था, ये बंबई में जेब कुतरे बहुत होते हैं, दिल्ली में जेब कुतरा होता, तो सबसे तेज जो जेब कुतरा होता है, वो जेब काटा तो कहेगा अरे भाग गया भाग गया भाग गया, जो 7 लोग जैसे उसके पीछे भागे और खुद ये जेब कुतरा जैसे निकल जाए। तो यही जो लोग, कोई भी आप अंदाजा करिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो सबसे ज्यादा चोर है वही कहता मैं सबसे ज्यादा ईमानदार का तो सबको पता। तो बहरहाल ये जहाज की हम बात कर रहे थे, तो 1100 करोड़ एक जहाज ज्यादा, 1100 कुछ करोड़ एक ज्यादा, तो 126 में आप अंदाजा लगाइए कितने हजार करोड़ और कितने लाख करोड़ वो हो गए। तो हमने शोर मचाया, पार्लियामेंट बाहर, हमने इंक्वायरी की बात करी,
राजीव गांधी के वक्त में उन्होंने बात की थी कि बोफर 60 करोड़ का था, ये 1,00,000 करोड़ का है, वो 60 करोड़। उन्होंने कहा था अपोजिशन ने कि जेपीसी क्या होता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी म्युनिसिपैलिटी है ना, इसमें कितने मेंबर है यहां? अरे कितने हैं? 24 है। तो अगर चोरी गड़बड़ हो गया म्युनिसिपैलिटी में तो इस कमेटी का गठन करो। अफसर के द्वारा कमेटी नहीं बिठाए जाते, क्योंकि अफसर को तो खुद खरीद लेगा। तो अगर 6 लोगों के, कांग्रेस का, समाजवादी का, बीजेपी का, दूसरी क्या है, शिवसेना का, अगर मेंबर हो गए तो वो उसको कहते हैं इन सब पार्टियों का गठन करो, वो इंक्वायरी करेगा। फिर तो नहीं बचेगा ना, क्योंकि अपोजिशन वाले पकड़ लेंगे। तो इस तरह से भी जब किसी केंद्रीय सरकार पर चोरी का इल्जाम होता है तो उसको कहते हैं जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी विपक्ष के लीडर होते हैं उनके 40-50 लोग की कमेटी बनती है, हर पार्टी का एक आदमी। अब तो कोई चोरी बचाएगा नहीं, हर पार्टी का आदमी। तो राजीव गांधी के खिलाफ बनी जेपीसी, कुछ नहीं निकला। नरसिम्हा राव के खिलाफ बनी जेपीसी, कुछ नहीं निकला। मनमोहन सिंह के खिलाफ इन्होंने बनाई जेपीसी, कुछ नहीं निकला। हमने लेकिन जेपीसी गठित किया, इन्होंने मांग किया, हमने की। हम 4 साल से कह रहे जेपीसी, लेकिन मोदी नहीं कर रहा। चोर की दाढ़ी में तिनका, उसका मतलब है कि गड़बड़ है। हमने गड़बड़ नहीं किया था, हमने जेपीसी की या इंक्वायरी करने वाले, अब विपक्ष का नेता उसका चेयरमैन रहता है। तो हमने तो 3 प्रधानमंत्रियों के आपके कहने पर रिपोर्ट बनाई और आपका विपक्ष का चेयरमैन बनाया। आपने रिपोर्ट में कहा कि कुछ नहीं निकला। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप 2 साल से 3 साल से कई दिन पार्लियामेंट नहीं चला, हमने कमेटी का गठन के लिए तो क्यों नहीं किया है? तो पहला सबूत तो यही है कि आपने किया है, इसलिए गठन नहीं करते। अब क्या हुआ? इस बीच में आज से कोई 6 महीने पहले रक्षा मंत्रालय के 2 अफसरों की जो फाइल जाती है ना, तो उसमें नोट करते हैं। तो एक नोटिंग उसमें निकली कि भाई हम अभी तक तो मंत्रालय के अफसर और एयरफोर्स के लोग बातचीत कर रहे थे विदेश से, लेकिन हमारे पूछे बगैर ही प्रधानमंत्री अब खुद वहां के देश से खुद बात कर रहे हैं, इसलिए हम छोड़ जाते हैं, हम अब कोई इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जब कर रहा तो हम क्यों करें? प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, ये काम उसका नहीं है, क्योंकि गठन ने सरकार उनका किया है, प्रधानमंत्री का गठन नहीं किया। ये जब फाइल आई, छप गया, प्राइवेट ने लीक किया किसी डिफेंस रक्षा मंत्रालय के ऑफिसर ने, पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि ये जो निकला है कागज ये सदन पर रखो, नहीं रखा। वही प्राइवेट आदमी सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि ये जो कागज निकले हैं रक्षा मंत्रालय के, जिन फाइलों पे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट इनको देखो। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले जब इनको कहा कि ये कागज दे दो, तो आपको मालूम है क्या कहा वहां सरकार ने? कहा ये कागज चोरी हो गए रक्षा मंत्रालय के। क्या रक्षा मंत्रालय में गुलाम नबी आजाद विपक्ष का लीडर 40 साल रहना है? मुझको भी पास बना कर जाना पड़ा, क्योंकि 1-1 इंच पे तलाशी होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप नए प्रधानमंत्री बन गए फलूक से, लेकिन हम भी 40 साल उसी में पार्लियामेंट और मंत्री रहे, आप गलती से बन गए। आपको ये कौन यकीन करेगा कि जिस डिफेंस मंत्रालय में मंत्री को भी तलाशी करके भेजते हैं, वहां चोरी कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट को कहा ये चोरी हो गई।
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को कहा चोरी वोरी हम नहीं मानते हैं, पेशी होगी, पेश करो कागज। तो अब चोरी पकड़ी जाएगी। तो दरवाजे तक हम पहुंच गए। बड़ी बधाई देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए मेरे भाइयों, वानखेड़े जी का मैं भाषण सुन रहा था कि उस वक्त एक हवा बनाई, मोदी मोदी जैसे नए कुछ भगवान बन गए, और यहां देश में तो डंडोरा पीटा ही। अमेरिका, बर्तानिया, अरब कंट्रीज में भी मोदी मोदी मोदी। कितने कितने हजार करोड़ उस पे लगाए। वो यही इन्हीं डीलों के थे ना, तो वहां 40-40, 50 बीजेपी और के लीडर जाते थे 2-2, 3-3 महीने। और हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी हमारे विदेश में जो एम्बेसडर रहते हैं या हाई कमिश्नर रहते हैं, उनके ऑफिस का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाता। उन ऑफिस के द्वारा, उस एम्बेसडर के द्वारा, हाई कमिश्नरों के द्वारा उस देश में जो हिंदुस्तानी रहते थे उनको जबरदस्ती नोटिस दिया जाता था। हमने पार्लियामेंट भी वो नोट से निकाली है अरब कंट्रीज की, कि जहां एम्बेसडरों ने, हाई कमिश्नरों ने सब हिंदुस्तानी उद्योगपतियों को उन देशों में कहा कि आपको 1000 आदमी लाना है, आपको 5 साल लाना। शर्म की बात आनी चाहिए कि जो हमारा राजदूत अमेरिका में बैठा, चीन में बैठा, सऊदी अरबिया में बैठा, दुबई में बैठा, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को वीजा देने के लिए, हमारे हिंदुस्तानी जो वो वहां बिजनेस करते हैं, तजारत करते हैं, उनकी मदद करने के लिए उन सरकारों, उन एम्बेसडरों को आप कहते हैं कि बीजेपी के लिए तुम हर एक उद्योगपति 1000 आदमी लाए, और जो ला नहीं सकता है वो लाने के पैसे दे दे दूसरे उद्योगपति को। और फिर यह भी कहा जाता था कि तुमने वहां नारे देने। क्या नेहरू से ये ज्यादा पॉपुलर हो गए, गांधी से ज्यादा पॉपुलर हो गए? ये नौटंकी इंटरनेशनल हो गई। इस नौटंकी से हिंदुस्तान की गरीबी दूर नहीं हो सकती। ये नौटंकी इसलिए हो रही कि किसानों के साथ वादा किया 2014 में कि तुम्हारी जो लागत आएगी, वो लागत क्या है? वो बीज है, ज्वार का बीज, बाजरे का बीज, गेहूं का बीज, चावल का बीज, कपास का बीज, आलू का बीज। जो इस पे आपकी लागत आएगी, वो ट्रैक्टर की लागत आएगी, मजदूरी की लागत आएगी, खाद की लागत आएगी, पेस्टिसाइड की लागत आएगी, ट्यूबवेल से बिजली से पानी निकालने वो लागत आएगी, फसल काटने की लागत आएगी। ये लागत दिया जाएगा, पूरा लागत, और उसके 50% आपका मुनाफा होगा। मोदी जी कहां गया हुआ था? क्यों आज हिंदुस्तान में आपने वादा पूरा नहीं किया और हजारों किसानों ने आत्महत्या की? यवतमाल से ज्यादा और कौन लोग जानते हैं? यवतमाल में महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या की। कौन है उनकी हत्या का जिम्मेदार? जिसने गलत वादा किया था, झूठा वादा किया था। मेरे साथी हमारे एनसीपी के यहां एमएससी ने बताया 15 लाख कहां गए? ये जो मोदी जी हर वक्त कहते हैं मैंने करोड़ों अकाउंट खुलवाए, अरे वो अकाउंट आपने नहीं खुलवाए, गरीब लोगों ने 15 लाख के लिए अकाउंट खोले थे। कहां गए वो अकाउंट? आपने, मेरी बहनें यहां बहुत कोने में बैठी हुई हैं,
इन मेरी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बहुओं के साथ वादा किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पिछले 5 साल से जो बच्चियों की, लड़कियों की शिक्षण के लिए केंद्रीय मंत्रालय का पैसा है, 20% पैसा प्रति साल वो लैप्स होता। लैप्स मीन्स खर्चा ही नहीं होता जो लड़कियों के लिए केंद्रीय सरकार। हम बार बार उनको याद दिलाते हैं पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पढ़ाने हमारे वक्त में तो जितना हम टके पैसे रखते थे और देने पड़ते थे, तो तुम्हारे जितने टके रखे हैं उसमें 20% तो खर्च ही नहीं होते हैं। बेटी को पढ़ा नहीं रहे और बेटी को बचाया तो दूर की बात है, जितना हमारी बेटियों के बलात्कार मोदी जी के वक्त में हुए हैं इतना विश्व में नहीं। ये मेरी बेटियां हैं यहां बहुत कुछ। जब बेटी 18 साल की होती थी, बालिग होती थी, तब मां को फिक्र लगती थी, अरे बेटी बड़ी हो गई अब इसको अकेले मत जाने दो। लेकिन मोदी जी के नए भारत में 1 साल की बेटी, 6 महीने की बेटी, 2 साल की बेटी, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। कहां बचा पाए वो बला? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों बलात्कार हमारी फूल जैसी बच्चियों के हुए, चाहे उनका धर्म जाति कहां की हो, कहां की हो, हमारा खून का हिस्सा, हिंदुस्तान का खून, हिंदुस्तान की बेटियों का बला। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विदेश का 1-2 दिन ट्रिप छोड़ देते तफरी करने का, फोटो खींचने का, कपड़े बदलने का, और यहाँ अपने मुख्यमंत्रियों को देश को बुलाते और उनको बताते भाई बच्चियां इतनी मर रही हैं, बलात्कार हुआ, उनको फांसी पे लटकाओ, पुलिस वाले खड़े, उनको कभी मौका। प्रधानमंत्री जी हमारे 1 दिन विदेश का कैंसिल करते और किसानों के लिए मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेते और कहते उनको कर्जा माफ करो, और कर्जा नहीं माफ किया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा महाराष्ट्र के लोग लाखों की तादाद नंगे पांव यहां से बंबई की सड़कों पर 7 दिन के बाद पहुंची। ये भी इतिहास में पहली दफा हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, जिनका दिल नहीं हो तो उसके दिल पे असर कैसे हो? तमिलनाडु में इतने किसान मर गए, तमिलनाडु के किसानों ने उन अपने मरे हुए किसान भाइयों की तकरीबन 500 खोपड़ियां निकाल के, वो खोपड़ियां निकाल के दिल्ली में प्रदर्शन किया किसान, मरे हुए किसानों को, और उनसे कोई मिला नहीं, उन पे लाठीचार्ज। ये हुकूमत, ये अंग्रेज की हुकूमत है, हिंदुस्तान की हुकूमत है भाई। ये खोपड़ियां वाला तो हमने अंग्रेजों ने नहीं देखा। हम भी इतिहास पढ़ते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, किसी को, मेरे किसी साथी ने कहा है कि गुलाम नबी आजाद कह सकते हैं मैं आजाद हूं। मैं 5 साल पहले तक आजाद था, आज मैं भी आजाद नहीं। बोलने की आजादी नहीं। मैं 1.5 घंटे पार्लियामेंट में भाषण करता हूं, एक लाइन टेलीविजन पे नहीं आता है, एक लाइन अखबार में नहीं आता है, तो आजाद आजाद कहां रह गया? ये जो मैं आपको बोला हूं, मैं इनके सामने बोल चुका हूं, इससे खरा खरा बोल चुका हूं। लेकिन सवाल है कि एक लाइन टेलीविजन और अखबार में आएगा, और जो लिखेगा लाइन तो वो इनकम टैक्स में या सीबीआई के अंदर शाम को जाएगा। तो ये गुलामी की निशानियां हैं, ये आजादी की निशानियां हैं। ये गुलामी में होता था ऐसा अंग्रेजों के वक्त में, आज नहीं होता। ये नेहरू के पुराने हिंदुस्तान में और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के पुराने हिंदुस्तान में नहीं होता। हमें पुराना हिंदुस्तान लौटा दो, हमें वही चाहिए जहां इंसान इंसान है, जहां आपने इंसान को इंसान का खूनी बनाया है, वो हिंदुस्तान नहीं।
वो तुम्हारा हिंदुस्तान हो सकता, वो मेरा इंसान हिंदुस्तान नहीं हो सकता, वो आपका, वो इस देश या आपके हिंदू और मेरे भाई और ट्राइबल का हिंदुस्तान नहीं हो सकता, जहां हिंदू एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा। हम वो हिंदुस्तान चाहते हैं कि जहां हम ईंट और दीवार, ईंट और पत्थर, सीमेंट और मट्टी से दीवारें बनाएं, उन पे चढ़ के तकरीरें करें। यहां हम हिंदू और मुसलमान की लाशों पर चढ़कर तकरीरें नहीं करना चाहते और सरकारें नहीं बनाना चाहते। इसलिए मेरे भाइयों, मैं जब हिंदुस्तान में और कश्मीर में जब जाता हूं तो मैं आपके बारे में चर्चा करता हूं, यहां के मेरे हिंदू भाइयों के बारे में चर्चा करता हूं, ट्राइबल्स के बारे में, एससी के बारे में, हमारे जो वन विभाग में हमारे बंजारा लोग, उनकी चर्चा करता कि वो भारत था जहां हिंदू और मुसलमान नहीं था, सिर्फ इंसान रहता। आज हमें इंसान, हम हजारों सालों से इस देश में रहते हैं और हजारों सालों तक हमने रहना, लेकिन एक पार्टी आज अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए हमको लड़ा रहा है और खुद पैसे और हुकूमत कर रहा है। हम किसी की हुकूमत, किसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए हम अपना खून, अपने भाई का खून नहीं करना चाहते और करना नहीं चाहिए। ये मेरी आपसे है। इसलिए मेरे भाइयों, ये हमारा भारत है, इसके लिए हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक एक खून का कतरा देंगे इस देश को, लेकिन हम किसी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एक दूसरे का कभी खून नहीं करेंगे। देश के लिए करेंगे, लेकिन किसी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, किसी को एमएलए और एमपी बनने के लिए नहीं करेंगे। यही मैं अपील करता हूं, न सिर्फ उमरखेड़ के लोगों को बल्कि महाराष्ट्र के लोग, आसपास में जहां कॉन्स्टिट्यूंसी में कल इलेक्शन हो रहा, उनसे भी ये निवेदन करूंगा। कई जगह आज इलेक्शन हो रहे हैं, कल कई बाद में होंगे, वो वक्त को समझे। या आज एक वानखेड़े जी का या यवतमाल में ठाकरे जी का या दूसरी किसी पार्टी के जीतने का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि ये देश की एकता शून्य रहे, खंड रहे, लोग प्यार से रहे, प्रेम से रहे, सद्भाव रहे, हम मिलके तरक्की करें, इंसान का खून का प्यासा न हो, भाई भाई की तरह इस देश को, इस हिंदुस्तान को मजबूत करें, इस देश के लिए खून दे। और जो पार्टियों अपने पार्टी के लिए हमको लड़ाते हैं, उन पार्टियों को कहते हैं राम राम नमस्कार, तुम घर में बैठो, हमें शांति से जीने दो। तुम हमें शांति से जीने नहीं देते, तुम हमने लड़ाने वाले को सत्ता में नहीं रहना चाहिए, लड़ाने वाले को सरकार नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि लड़ाने वाला इंसाफ नहीं दे सकता। जो पार्टी, जो व्यक्ति सबको, सब धर्मों, सब जातियों, शहर देहात, किसान मजदूर, सबको इंसाफ दे, उसी को सरकार चलाना चाहिए। लड़ाने वाले और नफरत पैदा करने वाले के लिए सरकार बनाने के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत दिल खुश हुआ, बड़े अरसे के बाद मैं घर लौटा और घर का परिवार बहुत अच्छा लगा, और यही दुआ करता हूँ भगवान से, अल्लाह से, ये हमारा परिवार हिंदू, मुसलमान, सिख और बैकवर्ड फॉरवर्ड का सुखी रहे।